हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तुलनात्मक सरकार और राजनीति, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये जो पेपर है ये बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर है, तुलनात्मक सरकार वाला। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति। इसमें हम यूनिट वाइज देखने वाले हैं, इसका सिलेबस देखेंगे, साथ में इससे कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट जो यूनिट है वो आपकी आ जाएगी यूनिट 1, तुलनात्मक राजनीति का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, पद्धतियाँ और संविधान और संविधानवाद। क्या है आपकी यूनिट 1 का अगर अपन सिलेबस देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। अब अपन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आईएमपी अपने एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति का सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए अर्थ। अर्थ जो है, मीनिंग जो इसकी है वो आपकी एग्जाम में आपको आए या नहीं आए, आपको लिखना ही लिखना है। अगर आप मीनिंग लिखेंगे तो ही वो आपका आंसर जो है व्यवस्थित और अच्छा आएगा और आपको ज़्यादा नंबर जो है मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति का अपने को सबसे पहले क्या लिखना है, मीनिंग, है ना। अर्थ तो अपने को लिखना ही लिखना है, तो इसमें कोई वो है ही नहीं कि ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आए या नहीं आए। अपने को तुलनात्मक राजनीति का यूनिट 1 से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो अपने को अर्थ उसमें लिखना ही लिखना है। और अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आप डेफिनेशन भी जरूर लिखिए, परिभाषा भी। अब देखते हैं इसमें और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रकृति, प्रकृति जो है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होता है कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और परिभाषा और प्रकृति को समझाइए, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को समझाइए। ऐसे क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, अपने को वो देखना है कि उसमें नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में पूछा है या नहीं पूछा है। वैसे तो प्रकृति मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपका जरूर 100% बैठ जाएगा। अर्थ प्रकृति दोनों साथ में पूछ सकते हैं, अर्थ परिभाषा प्रकृति तीनों साथ में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन बन गए पहला, जो अगर अपन आईएमपी बोले तो वो क्या बन गया, प्रकृति, कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को समझाइए या फिर प्रकृति क्या होती है। तो आप जो है यहाँ पर आपको ये भी रहेगा कि आपको लिखना कैसे है वो भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि एग्जाम में आप किस टाइप से लिखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपन मिल सकते हैं। यूनिट वाइज अपन तैयार करते हैं तो एक यूनिट से आप कम से कम 4 क्वेश्चन जरूर कीजिए, 4 से कम मत कीजिए। और 4 से ज़्यादा अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं भी कर पाते हैं तो एक यूनिट से आप 4 क्वेश्चन निकालिए। अगर 4 क्वेश्चन अगर आप आईएमपी निकालेंगे, अगर आप 4 क्वेश्चन आईएमपी निकालेंगे तो वो 4 में से आपके क्वेश्चन बैठ ही जाएंगे। आज अपन वही करने वाले हैं कि हर यूनिट से 4-4 क्वेश्चन निकालने वाले हैं जो मोस्ट आईएमपी इसमें इस पेपर में तुलनात्मक राजनीति में हमारे एग्जाम में बैठ सकते हैं। वही 4 एक यूनिट से अपन निकालने वाले हैं। 4 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एक यूनिट से आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि एक यूनिट से 4 क्वेश्चन हर कोई स्टूडेंट याद आराम से कर सकता है। तो वही देखेंगे और किस टाइप से लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है आंसर को, अपन अगर बीए के स्टूडेंट है तो अपने को आंसर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि बड़ा करके ही लिखना है, बड़ा ही लिखना है। ठीक है, तो कम से कम 3 या 4 पेज का आंसर तो होना ही चाहिए। इस 3-4 नॉर्मली है कि 3-4 से कम लिखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे ही नहीं, 3-4 होना चाहिए। तो आप सबसे पहले अर्थ लिखो, फिर डेफिनेशन लिखो, है ना, भूमिका बना दो, अगर अर्थ नहीं है तो भूमिका बना दो, इंट्रोडक्शन लिख दो। इस टाइप से आप उसको स्टार्टिंग कर सकते हैं। फिर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि प्रकृति पूछा है, क्षेत्र पूछा है, पद्धति पूछी है, कुछ भी क्वेश्चन अगर है तो आप उसकी क्या कीजिए, सबसे पहले पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, जितने भी पॉइंट है आप याद करने में भी आपको मैं यही बोलूँगी कि आप सबसे पहले पॉइंट याद कीजिए कि प्रकृति में कितने पॉइंट है। आपके 6 पॉइंट बन रहे हैं, 7 पॉइंट बन रहे हैं, तो आप वो पॉइंट याद कीजिए और वो पॉइंट सबसे पहले लिखिए। हेडिंग डालिए कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, और वो 5-6 जो भी आपको पॉइंट याद है वो पॉइंट आप लिखिए, तो उससे आपके नंबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेंगे। फिर पॉइंट को आप अपने हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। कुछ अगर आपको नहीं भी याद है तो आप मन से भी, पॉइंट के अंदर आप कुछ भी मन से लिख सकते हैं, पर पॉइंट का सही होना जरूरी है। वो अगर आप गलत लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप पॉइंट सही लिखते हैं तो सबसे पहले अपने को यही करना है कि पॉइंट याद करने। अगर आप पॉइंट सही लिखोगे तो अंदर का अगर आप थोड़ा बहुत मन से भी लिखते हो तो आप पास हो सकते हो आराम से, आपके नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर पॉइंट ही गलत होंगे तो फिर आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। तो आप सबसे पहले जो भी याद करो उसमें पॉइंट सबसे पहले याद कीजिए। उसमें 10 पॉइंट हो, 6 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, 4 हो, जितने भी हो। ठीक है, तो तुलनात्मक राजनीति का अर्थ और प्रकृति मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बन गया आपका पहला यूनिट 1 से। प्रकृति, प्रकृति आप बिल्कुल मत छोड़ना, इसके पॉइंट आप सबसे पहले याद करना, उसके बाद आप उसको अच्छे से थोड़ा सा समझ करके लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यूनिट 1 से अपन बनाएंगे तो वो आ जाएगा क्षेत्र वाला। विषय क्षेत्र बोल सकते हैं या फिर क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, एरिया। तो क्षेत्र जो है ये भी आईएमपी क्वेश्चन है आपका, प्रकृति या क्षेत्र दोनों में से एक क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो या तो प्रकृति पूछ लेंगे या क्षेत्र पूछ लेंगे, इसलिए दोनों ही याद करना आपके लिए जरूरी है।
अब अपन आ जाते हैं कि 2 क्वेश्चन और कौन से बन सकते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस यूनिट में दे रखे हैं, जैसे कि पद्धति के बारे में है, पारंपरिक है, आधुनिक हो सकती है ना, मार्क्सवादी हो सकती है। तो यहाँ आप ये दोनों अगर आप प्रकृति और क्षेत्र करते हैं तो आपके एक क्वेश्चन तो बैठ ही जाएगा। और अब अपन इसमें से आप कोई भी थोड़ा सा इसको थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए और इसके बाद अपन सीधे आ जाते हैं संविधान और संविधानवाद की ओर। संविधान और संविधानवाद में आप क्या होता है, सबसे पहले तो मीनिंग देख लीजिए कि संविधानवाद क्या होता है, संविधान और संविधानवाद क्या होता है। उसके बाद आप क्या कर लीजिए कि इसमें जो अंतर है वो याद कर लीजिए। फिर आपका तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, संविधान और संविधानवाद को लिखिए आप सबसे पहले, मतलब कि क्या होता है उसका मीनिंग वगैरह बता दीजिए और उसके बाद उसके अंतर लिख दीजिए। ये आपका क्वेश्चन 100% बैठने के चांस है। संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, अगर नहीं भी पूछा है या संविधान और संविधानवाद से और भी कुछ पूछा है तो आप उसको अगर अंतर याद करते हो तो आप उस आंसर को आराम से लिख सकते हो, आपको छोड़कर आने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो यूनिट 1 से अपन ने निकाल लिया क्वेश्चन। अगर IMP देखें तो प्रकृति, क्षेत्र, संविधान और संविधानवाद। और पद्धति का भी आप थोड़ा सा जो भी आपको इजी लग रहा है, जो भी आपको इजी लग रहे हैं वो कुछ 4-5 पॉइंट आप याद कर लीजिए, तो कभी आपके अगर नहीं आते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें से जो है वो आपके क्वेश्चन जरूर बैठ जाएंगे। अब चलते हैं अपन सेकेंड यूनिट की ओर। सेकेंड यूनिट क्या आ जाएगी अपनी, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक दल, भूमिका और वर्गीकरण, दबाव समूह और जनमत। ठीक है, ये मतलब कि बहुत इजी है आपकी। अगर अपन देखें तुलनात्मक राजनीति तो बहुत इजी चैप्टर जो है ये आते हैं। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, इसका आप एक क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिए। इसमें आप अर्थ बता सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, राजनीतिक संस्कृति के प्रकार बता सकते हैं, विशेषताएं बता सकते हैं। तो जो भी आपको याद हो आप कुछ भी एक चीज़ याद कर लीजिए, फिर एग्जाम में जो भी पूछे राजनीतिक संस्कृति से जो भी क्वेश्चन आए आप उसमें आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा राजनीतिक संस्कृति के बाद अगर अपन देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन इसमें बन जाएगा राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी। इसमें भी आप प्रकार बता सकते हैं, मीनिंग बता सकते हैं, जो भी आपको याद करें आप इसका थोड़ा सा ये देख लीजिए कि ये जो पॉइंट है कि जैसे कि राजनीतिक संस्कृति, तो राजनीतिक संस्कृति के बारे में जो भी आपके पास जो भी बुक वगैरह है उसमें आपको जो इजी लग रहा है, जो पॉइंट वगैरह लग रहे हैं, जो मीनिंग डेफिनेशन जो अच्छा लग रहा है आप उसको याद कर लीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनता है राजनीतिक संस्कृति से आप उसमें आराम से लिख करके आ सकते हो। तो राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक दल दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। और इधर आ जाता है आपका दबाव समूह और जनमत। ये भी बहुत इजी है, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो इसमें से ये सेकंड यूनिट तो आपकी बहुत सरल आ जाएगी। राजनीतिक संस्कृति का एक क्वेश्चन, राजनीतिक दल का एक क्वेश्चन, दबाव समूह और जनमत का। ठीक है, इसमें आप जो भी अपने हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। आप अर्थ याद कर लीजिए, अगर डेफिनेशन है तो डेफिनेशन, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप उसमें प्रकार है, विशेषताएं है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कुछ पॉइंट इसके याद कर लीजिए। सबसे पहले पॉइंट याद कीजिए, फिर आप उसको मन से डिस्क्राइब आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट। अब आ जाते हैं अपन थर्ड यूनिट की ओर। थर्ड यूनिट अगर अपन देखेंगे तो ये थोड़ा सा है कि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा दे रखा है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसमें अपने को कम निकालना है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का तुलनात्मक विश्लेषण करना है, किसके साथ, ब्रिटेन, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे देश दे रखे हैं, तो आप अमेरिका का इसमें क्या पूछ लेंगे कि अमेरिका के प्रधानमंत्री की तुलना कीजिए आप, अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना कीजिए आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ कीजिए। ठीक है, इस टाइप से, या फिर कार्यपालिका की, अमेरिका की कार्यपालिका और ब्रिटेन की कार्यपालिका में अंतर बताइए, या फिर समानताएं बताइए। ठीक है, चीन, स्विट्जरलैंड, कुछ भी इसमें पूछा जा सकता है। तो यहाँ अब जो है अगर मैं आपको IMP बताऊँ तो ब्रिटेन वाला है जो है ब्रिटेन के साथ पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन मुझे ज़्यादा IMP लग रहा है। पर इसको आप इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा दे रखे हैं क्वेश्चन, तो आप अपने हिसाब से इसमें से जो भी आपको इजी लग रहा है वो आप याद कर लीजिए। और यहाँ पर अपन ऐसा कर सकते हैं कि 1, 2, 3 क्वेश्चन अगर आपको लग रहे हैं, या फिर एक चैप्टर से जो आपको ज़्यादा कठिन लग रहे हैं वो आप छोड़ सकते हैं, और जो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई चांस नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो कोई भी पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊँ तो संयुक्त राज्य अमेरिका की आप बात करें तो ब्रिटेन के साथ अधिकतर जो है वो आपका पूछा जा सकता है। तुलना करनी है तो अमेरिका और ब्रिटेन की व्यवस्थापिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की तुलना के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, चीन और स्विट्जरलैंड के बारे में भी पूछा जा सकता है, रूस के बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर भी अमेरिका, ब्रिटेन या फिर स्विट्जरलैंड ये जो है वो अधिकतर पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आ जाते हैं यूनिट 4 की ओर। यूनिट 4 जो है वो आ जाएगी आपकी चुनावी प्रणाली की, चुनाव की जो प्रणाली है वो किस टाइप की होनी चाहिए। तो इसमें 3 प्रकार की चुनाव की प्रणाली होती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, मिश्रित प्रणाली। ठीक है,
तो ये तो इतना इजी है कि आप मन से एक बार में भी आराम से लिख सकते हो। जैसे कि फर्स्ट पार्ट द पोस्ट, ये कौन सी प्रणाली है चुनाव की, तो जिसमें जो है कि चुनाव होता है ना, सबसे ज़्यादा वोट जिसे मिलते हैं वो जीतता है ना। तो ये बहुत इजी वे में बताया। आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो होता है, मिश्रित प्रणाली है ना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये थोड़ी सी कठिन होती है, ये हर किसी के समझ की बात नहीं होती है। और ये चुनाव प्रणाली वैसे तो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है ना। और फर्स्ट पार्ट द पोस्ट जो है वो आम चुनाव प्रणाली होती है, और ये समझना आपके लिए बहुत आसान होता है। तो एक एक बार अगर आप देखोगे तो चुनाव प्रणाली में इसमें आपको ओनली 3 क्वेश्चन करना है। पहला, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली क्या होती है, उसकी कुछ टाइप्स या फिर मीनिंग डेफिनेशन आप थोड़ा सा बता दीजिए कि ये क्या होती है, ठीक है। फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व का एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए कि वो क्या होता है। और मिश्रित प्रणाली, वैसे तो मिश्रित प्रणाली कम पूछा जाता है, पर फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सबसे आईएमपी है, ये तो पूछा ही जाता है, ठीक है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में, दोनों के बारे में आप जो है 2 क्वेश्चन तैयार करोगे, फिर भी आपका इस यूनिट से क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, सिलेबस आपका ज़्यादा बड़ा है नहीं, बहुत कम सिलेबस है कि आप 2-2 क्वेश्चन भी करते हो तो भी आपके आराम से बैठ जाएंगे। फिर अपन देखते हैं लास्ट यूनिट में, यूनिट 5। देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन अगर देखने जाओगे तो बहुत सारे बनते हैं, पर वो है कि आपके ऊपर है कि आप उसको कम भी बना सकते हो, ज़्यादा भी। जैसे कि सिलेबस तो बहुत छोटा है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप बहुत सारे मत कीजिए। आप जो टॉपिक दे रखा है उसके बारे में पढ़िए बस, और उसी के बारे में याद कीजिए। एक्स्ट्रा बहुत सारा दे रखा तो वो सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से कुछ पॉइंट निकाल लीजिए, और जो पॉइंट आपको अच्छे लग रहे हैं आप वो याद कर लीजिए, उसी के अंदर से आ जाएगा। वो नहीं आता है तो उसी का जो क्वेश्चन है, वो जो टॉपिक है उसके बारे में आपने जो भी याद किया आप उसको आराम से लिख कर आइए, आप आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन लास्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 5, संविधान के लिए सामाजिक आर्थिक आधार। देखो, सामाजिक आर्थिक आधार के बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक रहता है। और इसमें भी संविधान के लिए जो भी सामाजिक आर्थिक आधार, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से देश का है, अमेरिका है, ब्रिटेन है। अमेरिका का सामाजिक आर्थिक आधार, ब्रिटेन का सामाजिक आर्थिक आधार, इस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। और ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है। आप जो है इससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो है अपन निकाल के इसमें से कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक आधार ब्रिटेन का, अमेरिका का और स्विट्जरलैंड का। तो संविधान के लिए सामाजिक आर्थिक आधार, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड पेपर का तुलनात्मक सरकार एवं राजनीति। इसमें मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कुछ आईएमपी क्वेश्चन बताए कि इस टाइप से आईएमपी क्वेश्चन भी बताए हैं, और ये भी बताया कि आप किस टाइप से इसमें आप लिख सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली महिमा के डिमांड पर बनाया गया है। महिमा, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा जाए और इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।